गुड इवनिंग दोस्तों। 17 अगस्त से रेलवे के एग्ज़ाम शुरू हुआ है और अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सभी से एनसीईआरटी 10th लेवल के सवाल साइंस के आ रहा है और ये बुक सभी स्टूडेंट के पास होना भी चाहिए। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि एक अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक सभी भी शिफ्ट में इस बुक से आ रहा है। पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है और अम्ल और क्षारक और लवण, जितना भी 1 से लेकर के 16 तक है, इस सभी अध्याय से सवाल प्रतिदिन हर शिफ्ट में आ रहे हैं सवाल। तो एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं सभी स्टूडेंट के लिए। हम प्रतिदिन एक अध्याय का क्लास लेके आएंगे और जो महत्वपूर्ण है उसको हम बताना चाहेंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, भारत का संविधान में एक बार देख लीजिएगा कितने प्रकार से न्याय, कितने प्रकार से स्वतंत्रता सब दिया हुआ है, उसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। इधर कुछ विशेष नहीं है, विशेष यहाँ से दिया हुआ है कि सवाल ये डाला भी गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को दहन करते हैं, जलाते हैं, तो किस रंग में परिवर्तित होता है। तो कौन सा रंग में परिवर्तित होता है? श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु के उपस्थिति ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। किसके कारण बनता है? ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच अभिक्रिया होता है, इसके कारण यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित होता है। ठीक है। अब देखिए, हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक जितना भी गतिविधियां होती है, तो हम किस आधार पर उसको हम बांटेंगे। तो उसके आधार 4 है। पहला है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास और उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। इस 4 प्रकार से हम अगर होता है परिवर्तन तो हम मानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है और बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित, जैसे फार्मूला दिया हुआ है Mg+O2 MgO बना। अब संतुलित हम रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों जब मिलते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। Zn+H2SO4, तो ZnSO4+H2 गैस इसमें से निकलता है। महत्वपूर्ण हम इसको लेकर चल रहे हैं, सभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण क्या है कि जब हम Fe और H2O को जब हम दोनों को क्रिया करवाते हैं तो Fe3O4 और H2 बनता है। क्या बनता है? Fe3O4 और H2 का निर्माण होता है। अब देखिए क्या क्या है इसे। Fe, तो Fe और H2O ये दोनों क्या है? अभिकारक है। लेकिन उत्पाद क्या करता है? तो Fe एक है, Fe3 या 3 उत्पाद का निर्माण करता है। देख लीजिए, Fe एक है और Fe3 3 उत्पाद का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ Fe1 है अभिकारक और वहाँ पे Fe3 3 उत्पाद का निर्माण करता है, RHS, LHS, RHS। ये आपको हो गया LHS और हो गया RHS, जो मैथ में बताया गया है आप लोग को। उसी प्रकार देखिए आप FeH2 है, Fe3O4 वही है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए फिर से एक बार देखिए, Fe यहाँ पर एक है अभिकारक है, तो अब Fe3 बनता है जिसमें 3 उत्पाद का निर्माण होता है। H2O है तो H2 इसमें 2 है तो इसमें भी 2 बन रहा है। संतुलित करने का प्रक्रिया विशेष करके ये फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है ना। अब देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि अब जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जब दोनों तरफ अणु परमाणु की संख्या समान हो जाए, जैसे Fe3 Fe है, मतलब 3 इधर फेरस है,
तो देखिए ये भी यहाँ भी 3 गो है। यहाँ पर H2O 4 दूनी 8, 8 गो H है, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गया H2O। अब यहाँ पर O है 4 गो, तो कितना हो गया O4 4 हो गया। तो जब दोनों तरफ समीकरण को हम संतुलित करते हैं उसी को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। सब वही दिया हुआ अभिकारक उत्पादन सब जो हम बताए हैं, इसमें यही है, विशेष जो है इसमें है नहीं। सवाल बार बार डाला जा रहा है कि जब 6CO2 और 12H2O के साथ जब हम सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण होता है, 6CO2 का निर्माण होता है और 6H2O का निर्माण होता है। ये कम से कम 7-8 बार अभी तक एग्जाम में ग्रुप डी के 17 अगस्त से अभी तक पूछ दिया है इस समीकरण। कितने ग्लूकोज का निर्माण, कितने ग्लूकोज के साथ कितने O2 का अणु बनते हैं, कितने H2O का अणु बनते हैं, तो ये आपको एक बार देख लीजिएगा। 6CO2 और 12H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश में। किसके उपस्थिति में, ये भी सवाल है, किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होता है, तो सूर्य के प्रकाश में। तो 6H2O 6 C6H12O6 प्लस 6O2 और 6H2O का निर्माण होता है। ठीक है। अब देखिए ये सवाल अभी तक डाला गया नहीं, लेकिन आने वाला शिफ्ट में आ सकता है, लेकिन घुमा के डाला है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और जब H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक बार यहाँ देख लीजिए, वही समीकरण दिया है कि कैल्शियम, हाँ एक बार ये देख लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतली परत बन जाता है। बीपीएससी में डाला गया था 66वीं बीपीएससी में, कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम वायु में उपस्थिति में जब उस पर उजला दीवार पर चमक आता है, किसके कारण आता है, तो आता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। फॉर्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है। ठीक है, ये VVI है, एक बार देख लीजिएगा। यही फिर है, देखिए ग्लूकोज C6H12O6 और 6O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो 6CO2 और प्लस 6H2O का ऊर्जा विमुक्त होता है। एक बार इस समीकरण को याद कर लीजिए, फिर से देखिए हम बढ़ा रहे हैं इसका। 6C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला हुआ, जब जल के O2 के साथ 6O2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का निर्माण होता है, ऊर्जा विमुक्त होता है। विगोजन और अपघटन प्रक्रिया उसे कहते हैं जब एक, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जब फेरस सल्फेट को हम क्रिस्टल के रूप में उष्मा देते हैं फेरस सल्फेट में FeSO4 में, तो ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 में टूट जाता है। तो जब वियोजन या अपघटन, जो एक मतलब जो भी ऑक्साइड है वो अपना जब उसमें उष्मा देते हैं तो क्या होता है, टूट जाता है, दो अलग अलग भागों में बट जाते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे एक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, जब उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा, बुझा हुआ चूना का निर्माण करता है। ये सवाल देखिए बहुत बार पूछा हुआ, देखिए रेलवे ग्रुप डी में 26 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में डाला गया है कि जब लेड नाइट्रेट PbNO3 के H2 में जब तापन करते हैं तो लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये एकदम रट जाना है सवाल के। देखिए PbNO3 H2 के लेड नाइट्रेट है,
जब इसमें ताप देते हैं, उष्मा देते हैं, तो किस में टूटता है? लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ डायग्राम, कैसे उसको उष्मा देते हैं तो कैसे विघटित होता है। ये तो आपको रिएक्शन है। हाँ, एक बार ये देख लीजिए, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में देते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इस जब वियोजित हो जाता है, मतलब अपघटन हो जाता है, दो भागों में बट जाते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड भी हम अगर सूर्य के प्रकाश में देते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड में विघटित होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है? फोटोग्राफी में उपयोग हम में लाते हैं। यही बात है। देखिए, वियोजन के बाद क्या हुआ कि ये भी है, ये भी लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया है? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया है? इसका पूरा जो आप लोग के बुक होगा तो इस पर देख लीजिएगा। इसको समीकरण विस्थापन अभिक्रिया, जब दो गो जिंक और कॉपर सल्फेट जब अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, कॉपर अलग होता है। कॉपर क्यों अलग होता है? सवाल है कि कॉपर अलग क्यों होता है? तो क्योंकि जिंक और कॉपर कम अभिक्रियाशील, क्योंकि कॉपर क्या है? कम अभिक्रियाशील। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम। उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना। ठीक है, इसको याद रखिए। इस अभिक्रिया के लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि देखिए, जिंक अभिक्रियाशील कॉपर से ज़्यादा है तो जिंक SO4 Zn SO4 में आकर सट गया, और कॉपर उसमें विस्थापित कम अभिक्रियाशील कम है तो उसको अलग कर दिया गया। अब देखिए, इसको वही फॉर्मूला समीकरण है, इसको दोनों हो गया विस्थापित। अब उपचयन अपचयन, उपचयन के चार नाम: ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचायक। सब इसमें चारों के ही नाम है: ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचायक। इसमें काम क्या होता है? तो इसमें ऑक्सीजन जुटता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचायक। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? मुक्त होता है। उसका अपोजिट हो गया अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन हटता है ना, और हाइड्रोजन इसमें जुटता है। देखिए, Cu+O2 में हम ताप देंगे तो 2CO का निर्माण होता है। विशेष इसमें आपको पढ़ना था, हम आपको बता दिए। हाँ, अब उपचयन अपचयन अगर दोनों हो रहा है, जैसे CuO है और H2 है, तो CuH2 हो, जब अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे CuO है तो यहाँ पर अपचयन हो, यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया है ना, तो हो गया अपचयन। तो H2 है तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीकरण और कारक, उपचयन, अपचायक। तो जब ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या हो गया? उपचयन। उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, और कारक भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण और कारक, उपचयन, अपचायक भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये भी है ZnO, तो इसमें जिंक है तो इसमें से ऑक्सीजन हट गया और उसमें ऑक्सीजन जुट के तो क्या हो गया? जब जो जुटता है ऑक्सीजन तो उपचयन हो गया। सी क्या है? इसमें जुट गया तो ऑक्सीकरण और कारक, उपचयन, अपचायक। और ZnO, इसमें से ZnO वहाँ से यहाँ से आया, रिएक्शन किया, वो हटा, तो इसमें क्या हो गया? अपचयन, है ना। यही देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है कि यदि किसी अभिक्रिया में अब पदार्थ का उपचयन तब होता है, उपचयन के चार गो नाम फिर से: ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचायक। आप एक बार फिर से बोलिए: ऑक्सीकरण, अकारक, उपचयन, अपचायक। चार नाम है। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और पदार्थ का अपचयन तब होता है, अपचयन का भी वही नाम है, उसको भी चार, जो इसका अपोजिट हो जाएगा, जितना भी इसका गुण है उसका अपोजिट हो जाएगा अपचयन में। जब हम ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि होती है। ठीक है, संक्षारण वही कहते हैं। संक्षारण क्या है? देखिए, धातु और आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को अब संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपरी काले परत या तांबे के ऊपरी हरे परत चढ़ना संक्षारण को
का ही उदाहरण है। इस चांदी पर काला परत चढ़ जाता है, चांदी और तांबे पर हरा परत चढ़ जाता है संक्षारण के ऑक्सीजन रिएक्शन कारण। अब देखिए हम लोग जो चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट है तो उसमें कौन सी गैस भरा रहता है, सवाल बार बार आता है। तो इसमें कौन सा गैस भरा रहता है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस से युक्त होता है ताकि चिप्स में उपचयन ना हो सके। उपचयन मतलब कि ऑक्सीकरण ना हो सके। ठीक है, तो आपका पहला अध्याय को समाप्त हुआ। देखिए आपको एक बार आप इस पर देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। इसमें भी जो भी महत्वपूर्ण है इसको सब बताया गया है, यहाँ तक देख लीजिएगा। वही बात दिया है इसमें भी, अभिक्रिया में पदार्थ में से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या अथवा ह्रास भी होता है ना। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन हटता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। पहला अध्याय समाप्त हो गया है और हम प्रतिदिन सायंकाल में हम एक वीडियो डालेंगे और आप इसको देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जब तक एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का ना हो जाए। जय हिंद।